आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक और बेहतरीन मॉडल पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट और कठिन प्रश्नों के साथ। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट के लिए, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्लास चलती है रोज शाम को 7 बजे, करेक्ट 7 बजे आप जुड़े इस क्लास से। क्लास का पीडीएफ, क्लासेस के लिंक प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिससे जुड़ने का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आप जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर क्लास का लिंक हम प्रोवाइड करा सकें और पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। कल वाली क्लास का पीडीएफ हमने शेयर कर दिया था आज दोपहर 12 बजे तक, तो उसको आपने अगर नहीं डाउनलोड करके पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 12 है। इसी तरीके से हमने 11 मॉडल पेपर हल करा दिए हैं। अगर आप रेगुलर इन मॉडल पेपर को हल करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस की व्याख्या को समझते हैं, तो यकीन मानिए बाल विकास में 30 में 30 नंबर बड़ी आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। मेरा नाम है शुभम। ये क्लास आप देख पाते हैं रोज शाम को 7 बजे बाल विकास की। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एकदम नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ, सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड या फिर एटकिंसन? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा, ये पुस्तक है सिगमंड फ्रायड की। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक है सपनों की व्याख्या, ये पुस्तक है सिगमंड फ्रायड की। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे दूसरे तरीके से? आइए देखिए, सपनों की व्याख्या या स्वप्न व्याख्या कहें, इस पुस्तक को हम कह सकते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो अगर ये शब्द लिखा हो इंग्लिश वाले तरफ, आप देख लीजिएगा, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? सिगमंड फ्रायड की। 1899 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ये तर्क दिया था अपनी इस पुस्तक में, सिगमंड फ्रायड ने पहली बार ये तर्क दिया था कि सभी सपनों की विषय वस्तु की प्रेरणा कामना पूर्ति है। इनका ये मानना था। सिगमंड फ्रायड वैसे भी आप जानते होंगे मनोलैंगिक विकास से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने काम प्रवृत्ति की बात भी की है, तो यहां पर भी ये कामना पूर्ति की ही बात कर रहे हैं, अर्थात बच्चा जो सपन में देखता है उसकी प्रेरणा भी कामना पूर्ति होती है, ऐसा ये मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। चलिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस फीड हो जाने चाहिए और कोशिश करेंगे कि हम सारे प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी कराएं, ठीक है। ये पुस्तक है सपनों का मनोविज्ञान, सिगमंड फ्रायड। इसको आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है इनके बारे में, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले के लिए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? बताइए। वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या फिर इनमें से कोई नहीं। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इड ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। चेतन मन, अचेतन मन, और तीसरा कौन सा था? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा यहां पर। यह स्टेटमेंट है रॉस महोदय का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। तीसरा प्रश्न यहां पर, उससे पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसी में से एक परीक्षा आपकी पेपर में छपेगी, इसलिए आप इनको नोट कर ले। अगर अधिगम की परिभाषा आएगी तो या तो वो वुडवर्थ की परिभाषा पूछेगा या तो वो रॉस का परिभाषा पूछेगा। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दो आप अल्टरनेट में डाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एनास्टसी क्या कहते हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वातावरण में वह सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। एक और परिभाषा यहां पर लिखी हुई है जिस बर्ट के शब्दों में, ये क्या कहते हैं? वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव
डालती है। तो ये परिभाषाएं आप अपने माइंड में फीड रखिएगा। और क्लास का नोटिफिकेशन 1-2 दिन जा रहा है, यूट्यूब हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में ना भेजे, ठीक है। नोटिफिकेशन भेजना हमारे हाथ में नहीं होता है। जब क्लासेस ज्यादा होती हैं तो एक दिन में 3 या 4 नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से ही जाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम के 7 बजते ही आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास मिल जाए। प्रश्न संख्या 3, चिंतन मानचित्रण निरूपण कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ डी नोवाक ने, आर्मस्ट्रांग ने, मैस्लो ने या फिर रास ने? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर जोसेफ डी नोवाक के द्वारा चिंतन मानचित्रण निरूपण का सिद्धांत दिया गया। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या फिर अनानुबंधित अनुक्रिया? देखिए ध्वनि कोई अनुक्रिया तो होगी नहीं चौथे प्रश्न में, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। अब बताइए प्रश्न संख्या 4, तो ये हो जाएगा अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि भोजन के पहले जब घंटी बजाई जाती है उसके पश्चात क्या होता है? कुत्ते के मुंह में लार का आना। तो ये उद्दीपक का काम करता है, प्री प्लान्ड होता है, ये उद्दीपक का काम करता है। पावलाव ने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। पावलाव के सिद्धांत को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अब जानते हैं अनुबंधित उद्दीपक होता क्या है। तो वह उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कई प्रयासों तथा स्वाभाविक उद्दीपक के पहले या बाद में प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है इस प्रयोग में? अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज। घंटी की आवाज जो है ये क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है। इसके द्वारा ही भोजन के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न होती है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे दे रखा हो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ डाउट आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इस बार हमने आपसे क्या पूछा कि घंटी बजाना क्या है, तो आपने बताया अनुबंधित उद्दीपक है। इसी को हम अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, इसी को हम सीएस कहते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि यूसीएस क्या है या स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो भोजन है, ठीक है। लार का आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी बजने पर लार का आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसी को हम अनानुबंधित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रयोग किया था कुत्ते पर, किसने किया था? किसने किया था प्रयोग? पावलाव ने किया था कुत्ते पर। ये वाला कुत्ता नहीं था, बट हमने इसको फोटो खींच ली थी, तो थी हमारे फोन में, आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, यही वाला कुत्ता था शायद। चलिए प्रश्न संख्या 5, 5वें प्रश्न का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो अधिगम क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 5, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम या फिर साहचर्य अधिगम? प्रश्न संख्या 5। 5वें प्रश्न का उत्तर यहां पर ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हम आपको चारों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके समझिएगा। पहले इसका उत्तर जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पे जो अधिगम होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यात्मक अधिगम, यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को ही हम प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं प्रत्यात्मक अधिगम होता क्या है। तो अभी भी आपने पढ़ा अमूर्त चिंतन, कल्पना, तर्क वितर्क के आधार पे जो सीखना होता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। और ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रत्यात्मक अधिगम किस अवस्था से संबंधित है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा इतना समझदार, इतना उसका कह सकते हैं परिपक्व हो जाता है कि वो अमूर्त चिंतन कर पाए। अब शैशवावस्था में अगर कोई बच्चा होगा
तो वो चिंतन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका संबंध किससे है? तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, ये किशोरावस्था में आती है। इसी को हम प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। ये हो गई आंसर की बात। अब हम समझते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या है। प्रत्यक्षात्मक का मतलब ही आप शब्द से समझ पा रहे होंगे कि किसी चीज को हम प्रत्यक्ष रूप में देख करके, प्रत्यक्ष मतलब मूर्त रूप में देख करके, छू करके, सुन करके सीखते हैं, वो होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ऐसा किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में, है ना। बच्चा छू करके देख करके सीखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा किस विशेषता से संबंधित है। देखिए, आभा पांडे और जिनके साथ यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन मैसेज करने पे नहीं आ रहा है, ईमेल करें। अब चेंज हो गया प्रोसेस, अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी ईमेल पर ही जाएगा। पहले एक चीज मैसेज में जाती थी और एक चीज आपका ईमेल पे जाता था, अब दोनों एक ही जगह जाएगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप लोग फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या अगला, उससे पहले जानिएगा साहचर्य अधिगम क्या होता है। साहचर्य का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम की प्रक्रिया दूसरे अधिगम को भी जोड़ा जा सकता है, यानी पहले से सीखे गए अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखना। यहाँ पर पूर्व ज्ञान से आप नया ज्ञान जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं साहचर्य अधिगम। जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली का यदि खाना ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली को खड़ा रहना सिखाया जा सकता है। बिल्ली क्या है? खड़ी रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भावात्मक अधिगम क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से व्याख्यात्मक क्लास चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर बताएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसी क्लासेस को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को टाइप करने में, और कोई मेहनत नहीं है टाइप करने में, इसलिए ताकि आपको पीडीएफ भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो भावात्मक अधिगम क्या है? ये जीव की भावनाओं से संबंधित है। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग आदि, अब भाव का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका डायरेक्ट इमोशंस से जुड़ा हुआ है, संवेगों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसे हम भावनात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना, ये आपने अपने प्रैक्टिकली व्यावहारिक जीवन में फील किया है, देखा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं भावात्मक अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ऐसी क्लास चाहिए तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स आपके अच्छे आ रहे हैं। लैंग्वेज गलत हो गया, कोई करेक्शन नहीं हो सकता। पढ़ाई करें, जो भी लैंग्वेज ली है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुपर टेट में आपको संस्कृत इंग्लिश दोनों ही पढ़नी है। माइंड से ये चीज हटा दे कि हमसे गलती हुई है। हो सकता है कि आपने जो भरा है उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। लास्ट टाइम यही हुआ था, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आया था एक तरीके से, तो इंग्लिश में भी बच्चों ने 25+ नंबर गेन किए थे, बहुत आसान। छठा प्रश्न यहाँ पर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है या इसका श्रेय किसे जाता है? प्रश्न संख्या 6, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा यहाँ पर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये स्टेटमेंट है जीन पियाजे का, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि जीन पियाजे ने प्रयोग अपना किस पर किया था? जल्दी से कमेंट करिए। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहा पर, हाथी पर, या फिर किस पर? बताइएगा। तब तक अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे क्या कहेंगे? सामग्री में कर लीजिए, यहां पर पहले से आपने सीखा है कुछ, वो सामग्री आपकी दोबारा नई चीज सीखने में अगर बाधा पैदा करे तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी अवरोध कहेंगे, पूर्वान्मुखी अवरोध कहेंगे, पश्चिमोन्मुखी अवरोध कहेंगे, या फिर रिक्त अधिगम कहेंगे? प्रश्न संख्या 7 का देखिए, यहां पर रश्मि चूहा पर बता रही है पियाजे का प्रयोग, गलत है। नीतू यादव चूहा बता रही है, शीला कुमारी बिल्ली बता रही है, सुधर जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा। आभा एलिफेंट बता रही है, अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, अपने बच्चों पर इन्होंने
प्रयोग किया था 3 बच्चों पर। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पश्चोन्मुखी अवरोध, क्योंकि ये बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा कर रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? युंग, मैस्लो, कोल एवं ब्रूस या फिर वॉटसन। प्रश्न संख्या 8। आठवें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर क्रोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। देखिए अगर 1000 बच्चे लोग लाइव हो जाया करेंगे तो हम आपको हर क्लास का पीडीएफ दिया करेंगे। तो आपका ये काम है, कैसे भी करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी उत्तर सही हो जाएगा। किसके कारण लड़कियों की आवाज में भारीपन तथा लड़कियों की आवाज में मृदुलता होती है? अर्थात लड़कियों की आवाज लता मंगेशकर की तरह होती है और लड़कों की आवाज फटा बांस की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सिर्फ मजाक तक सीमित है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9, थायरॉक्सिन के कारण। थायरॉक्सिन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित रखता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा यहां पर शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव, नैतिकता का अभाव, क्या क्या अभाव होता है नोट कर लीजिए। नैतिकता का अभाव, ठीक है, चिंतन का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है, ये अभाव पाए जाते हैं शैशवावस्था में। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश की क्लास नहीं हो पा रही है, अध्यापक हमें नहीं मिल रहे हैं, वरना करा देते। शैशवावस्था के संबंध में सही कथन कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहते हैं। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है। सभी इंग्लिश के लिए जो अध्यापक लाए थे उनके एग्जाम लगे हुए हैं, वो बिजी हैं, तो अभी कोई और नहीं मिल रहा है, तो हम क्लासेस नहीं कंटिन्यू करा पा रहे हैं। 11वें प्रश्न में ये सभी विशेषताएं हैं, तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। शैशवावस्था में बच्चा अकेले खेलना चाहता है, ठीक है। अंतिम वर्षों में मतलब शैशवावस्था का जब एंड होता है, यानी बाल्यावस्था की जब शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है और भाई बहन का बचाव करने का प्रयास भी करता है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, आकर्षक या फिर सहारा देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। सिलेबस के साथ साथ जो एक्टिविटी कराई जाती हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताब में बीच बीच में लिखा होता है आपने क्या सीखा, आओ करके सीखे, क्रियाकलाप। ये क्यों होता है, ये क्यों दिया होता है? चारों बातें सही हैं। आ लाभदायक वो आप लगा सकते हैं तब जब ऑप्शन यहाँ पर दिया हो या कूट दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पर रोचक, सुग्राह्य, प्रभावशाली, तीनों ही दे रखे हैं। व्यापक उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। किस प्रकार के आप प्रश्न पूछेंगे, शब्दों को समझिएगा। आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम भी कवर करना है, सभी पक्षों का मूल्यांकन भी करना है, समय को भी ध्यान में रखना है और अधिक बच्चों का पेपर लेना है, टेस्ट लेना है। तो कौन सी परीक्षा का आप आयोजन करेंगे? निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक या फिर वस्तुनिष्ठ? प्रश्न संख्या 13। तो आपका यूपी टेट, सी टेट या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं
ये निबंधात्मक नहीं होते, व्याख्यात्मक नहीं होते, ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपलब्धि, बुद्धि, अभिक्षमता या फिर शैक्षिक। प्रश्न संख्या 14। 700 से अधिक लोग इस क्लास में जुड़े हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस क्लास में। डेली 7 बजे आप इस क्लास से जुड़िएगा और सभी लोग एक बार लाइक करेंगे। 410 लोगों ने लाइक कर दिया है, धन्यवाद। 14वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड कहते हैं इसको। ठीक है, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहा जाता है। विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है, यानी धन बेकार में खर्च किया जाता है। मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए, मजे के लिए। अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन में डी लगा रहा है तो आप भी डी लगाते चले आए। आपकी क्या राय है? क्वेश्चन नंबर 15। बेहतर होगा आप कि बच्चों को अच्छे चलचित्र ही दिखाएं। तो सी के मतलब सी ऑप्शन, इससे बेहतर ऑप्शन कोई है नहीं यहाँ पर, तो हम सी ही लगाएंगे। सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं, अपव्यय कहना गलत है, समय नष्ट करना जरूरी यहाँ पर गलत बात है, क्योंकि ये भी चीजें जरूरी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? प्रश्न संख्या 16। 16वें प्रश्न का उत्तर करिएगा। आप सबको पता होगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। 4 स्टेज बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी गतिशील या संवेदी गामक, तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। पहला ऑप्शन, बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को सिर पर बिठाना, या फिर बालकों को सामूहिक रूप में पढ़ाना। प्रश्न संख्या 17। 17वें प्रश्न का आंसर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गोलधारा में बैठा करके बच्चों को बीच में बैठाओ, आसपास घूमते रहो, वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। बालकों की उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार अगर आप पढ़ा रहे हैं, चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये होगा बाल केंद्रित शिक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। बालक में पाए जाने वाले व्यक्तित्व विभेद किस कारण से पैदा होते हैं? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं वातावरण एवं आदतें। ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बस तरह तरह से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ आपको सीख मिलेगी। बताइएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ कौन तैयार करता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रश्न पूछता है कि एनसीएफ का सूत्र क्या है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ है क्या? तो ये अब तक का विद्यालयी शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। यूपी टेट के लिए एनआईओएस वाले फिलहाल वेल्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा यहाँ पर, 19वें प्रश्न का उत्तर होगा एनसीईआरटी। अब बात आई है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ? प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब हल्के में मत लीजिएगा कि ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब आपके सिलेबस में है। नई दिल्ली में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में लिखी नहीं होती हैं बट पूछी जाती हैं। स्थापना कब हुई? 1961 में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है?
एनसीईआरटी जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 1 सितंबर को 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, तो यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म और सारी चीजें याद कर लीजिएगा। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु या करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है, प्रेरित करने की, डांटने की, नियंत्रण में रखने की, या फिर अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। क्वेश्चन नंबर 20, डांटना गलत है, तुलना करना गलत है, बेहतर होगा कि आप मोटिवेट करें अर्थात बच्चों को प्रेरित करें। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन से आप सहमत? पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। यहां पर हम नाम लेते हैं कुछ लोगों के, माही पांडे, ओम साहू, आरुष पाल, आरती एस मौर्य, पूजा, प्रिया, दीपक, गौरव, रमेश, निखत, बसंती, वीना, सुनील, शिल्पी, वासुदेव, सोनम, बेबी। प्रश्न संख्या 21, कहा जा रहा है कोई भूमिका नहीं होती, बात गलत हो गई। ठीक है, पहले से अगर हम निपुण होंगे तो सीखेंगे क्यों, ये भी बात गलत हो गई। इमोशंस को हम अलग नहीं रखेंगे तो ये भी गलत हो गई। प्रेरणा और सीखना, आप मोटिवेटेड हैं अगर आप, ठीक है, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो प्रेरणा और सीखना ये आपस में कोरिलेटेड है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन क्लियर आंसर होगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? प्राथवोल, डी.एस. ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, आर.एम. गैने। बताएं। ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न सुपर टेट में नहीं आ सकते, ठीक है। सीडीपी में आपको वो सब कुछ पढ़ना है सुपर टेट के लिए जो आपसे यूपी टेट में पूछा गया है या पूछा जाएगा। तो सुपर टेट में भी आपको ये पढ़ना है। बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों, प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, भावात्मक, संज्ञानात्मक पक्षों की बात की है, जिसमें हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कई सारे लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं, बी ऑप्शन यहां पर सही। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी 1995। पढ़िए ऑप्शन। उत्तर होगा 1995। ये 7 फरवरी 1996 से लागू कर दिया गया था और ये विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं और उनके पूर्ण अधिकार को दिलाने से संबंधित था। विकलांग, इसको हम विकलांग जन अधिनियम 1995 भी कहते हैं। प्रश्न पूछेगा ये लागू कब हुआ, तो 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ। जैसे आप पढ़ते हैं आरटीई 2009, ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। इसी तरीके से इस अधिनियम का नाम 1995 जरूर है, लेकिन ये आया होगा इसके बाद, मतलब कहते हैं ना वो संसद में जाता है, बिल पारित होता है, उस तरीके से प्रोसेस रहा होगा। तो ये फाइनली 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ, याद रहेगा। अगला प्रश्न, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रश्न संख्या, कुछ ही लोग कम है, 800 से ज्यादा लोग हम जुड़ चुके हैं। सभी लोग, जो लोग जुड़े हैं क्लास में वैसे ही रुके रहें
और लाइक का यार बटन दबाने में हमें नहीं लगता आपको कोई कष्ट होना चाहिए। 800 लोग हो तो कम से कम यार 700 लाइक कर दो, लाइक 500 ही है, सभी लोग लाइक कर दो, इसमें क्या आपका नुकसान थोड़ी होगा। बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने बात करी है प्रतिधारणा की या फिर मॉडलिंग की या फिर अनुकरण की। इनका ये मानना था कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, जैसा आपको देखेगा, अपने टीचर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को देखेगा, अनुकरण करके सीखेगा। तो जो लोग पुनरावृत्ति बता रहे हैं वो प्रतिधारण का मतलब नहीं समझ पा रहे। प्रतिधारण का मतलब होता है मॉडलिंग। आपने देखा होगा बच्चा क्या करता है, जैसे कोई नई मूवी आई है ऋतिक रोशन की, या लड़कियां क्या करती है इस उम्र में, कोई गाना आया है, पानी पानी हो गई, इस प्रकार के कोई गाने आए हैं तो इसको कॉपी करती है देख करके, है ना। उसी तरीके से डांस, उसी तरीके से ड्रेस खरीदने का प्रयास करती हैं, करते हैं। लड़के भी मार्केट में जाते हैं तो उसी तरीके से हेयर स्टाइल रखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, मॉडलिंग है। इसी को कहते हैं बेंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी समाज में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके बच्चा अनुकरण कर रहा है, कॉपी कर रहा है, वही होता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, निष्पादन मतलब है परफॉर्मेंस। 800 से अधिक लोग हो गए, धन्यवाद। चलिए आंसर करिएगा। लाइक करने से यही होता है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, जब आपने लाइक नहीं किया था तो 700 कुछ बच्चे थे, लाइक कर दिया तो 800, 850 बच्चा हो गया। तो ये होता है, नए लोग जुड़ते हैं इससे, ठीक है। आप भी ऐसे ही कभी जुड़े होंगे, अचानक से कोई हमारा वीडियो देखे होंगे, ठीक है। चलिए, मजा आना चाहिए पढ़ने के साथ, एकदम बोरिंग क्लास ना हो, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी है, जीवंत कक्षा बनी रहती। ये प्रक्रिया होती सामाजिकरण। जो लोग सी बता रहे हैं भाई, प्रश्न को पढ़ लिया करो, ये सीखना नहीं है, सीखना है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना होता है। ये कह रहा है कि एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज के सक्रिय सदस्य, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन बुद्धिमान इस प्रश्न का आंसर देता है सही। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 18 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी 120, 20, 80 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करिएगा। आप सभी लोगों के उत्तर का इंतजार है। अगर बात आई है बुद्धिलब्धि की तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अच्छा, ये सूत्र दिया किसने था? अभी कल या परसों की क्लास में ही पढ़ाया था। अब उन लोगों को मेरा एक जोरदार, कैसे यहां से हम घूसा मारें आप तक पहुंचेगा नहीं, वरना अभी यहां से हम ऐसे हाथ से मारते और आप तक पहुंच जाता। जो लोग आंसर कर रहे हैं, रटा रटाया जो लोग आंसर कर रहे हैं, पेपर दे करके जब आप लोग वापस आओगे तो खोपड़ी पकड़ के रोगे कि काश ये प्रश्न हमने ठीक से पढ़ लिया होता, काश हमने ये प्रश्न ठीक से पढ़ लिया होता, है ना। 120 बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रटा रटाया आंसर बता रहे हैं, है ना। वो क्वेश्चन और है, यहां पर मानसिक आयु 18 हमने कर दी है, इसीलिए आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन हमने खुद इसको एडिट किया है। ये क्वेश्चन हमने खुद एडिट किया है चेक करने के लिए कि आपका कितना दिमाग एक्टिव रहता है यहाँ पर क्लास में, और पेपर में तो हॉट सीट होती है। 10 दहम 100, 18 दहम 180 होगा। 180 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समझ में आया? टर्मन ने दिया था। चलिए, कान खोल करके, आंखें खोल करके क्वेश्चन को देखा करिए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या फिर CCE। ध्यान नहीं दिया का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक भी होता है,
सीसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी होता है। मानक एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं, मानक परीक्षण जरूर होता है लेकिन ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये भी आप लोगों का गलत हो गया। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, हमें पता है आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। वही आप लोग पढ़ते हैं जिसपे ज्यादा व्यूज आता है, वही वीडियो आप देखते हैं। डीप में पढ़ना नहीं चाहते, किताबें खरीदना नहीं चाहते, क्वेश्चन आंसर में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो यहां पर मानक हो जाएगा इसका आंसर। खैर 29वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करिए। अगर हम क्वेश्चन 30 बना दिए तो फिर 30 में आप 10 ही कर पाएंगे अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो। सारे क्वेश्चन अगर हम नए बना दिए थ्योरी देख करके तो फिर आप 10 ही कर पाएंगे, ये बात पक्की है। चलिए किसी दिन बनाते हैं 30 क्वेश्चन एकदम जबरदस्त फंसाने वाले। उत्तर होगा यहाँ पर 29 का अभिप्रेरणा। ठीक है, समानता होता है, भिन्नता होता है, प्रत्यागमन भी होता है। समान समान को जन्म देता है, भिन्न भिन्न को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? पुस्तकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। प्रश्न संख्या 30। इस प्रश्न को आप खोजिएगा कहीं भी और इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सबका। इस प्रश्न को हम अगली क्लास में कराएंगे और इससे संबंधित और भी कम से कम 4-5 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन पे हम नजर डाल लेते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा है। फटाफट से 2 मिनट लगेगा। जो लोग लास्ट में आए हैं प्लीज आप लोग अब कल से 7 बजे जुड़ेंगे। यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, आपको 7 बजे जुड़ जाना है और सुबह 10 बजे ईवीएस की क्लास चलती है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक लगा हुआ है। पहले प्रश्न का आंसर था सिगमंड फ्रॉइड की पुस्तक है सपनों की व्याख्या। फिर आया दूसरा प्रश्न आपके सामने, वातावरण, ये कथन किसका है? रॉस महोदय का है। अगला प्रश्न देखिएगा, चिंतन मानचित्र निरूपण सिद्धांत किसने दिया? जोसेफ डी नोवोक ने दिया। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पहले घंटी की आवाज, ध्वनि, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें प्रश्न का उत्तर होगा तर्क चिंतन, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यात्मक अधिगम। 6वां प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आप भूल जाए किस चैनल पे हमने क्लास ली थी, अच्छी लगी थी, फिर ढूंढना पड़े आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल क्रोल एवं ब्रूस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, किसके कारण लड़कों की आवाज में? तो थायरॉक्सिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक भावना का अभाव रहता है शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, ये सभी बातें शैशवावस्था के बारे में सही लिखी हुई हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को रोचक, सुग्राह, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें प्रश्न का आंसर होगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसको कहते हैं अभिक्षमता, सी विकल्प। अच्छे चलचित्र ही दिखाने चाहिए। पहली अवस्था है संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे की। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बालकों की उनकी आवश्यकता, रुचि के अनुसार पढ़ाना। व्यक्तिक विभेद होता है आनुवांशिकता एवं वातावरण के कारण। एनसीएफ तैयार करता है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी पीडीएफ चाहिए होगा अब आपको। तुलना करना गलत हमने आपको बताया था, प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं प्रेरणा और भावनाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, 22वां प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। प्रतिधारण की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं बेंडूरा।
सामाजिक एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में अधिगम करते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा 180, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, चौथा विकल्प हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक। वंशानुक्रम का नियम नहीं है अभिप्रेरणा। ये प्रश्न है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इसको आप खोजिएगा, किसी से पूछिएगा, हम आपको इसका नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नोट्स की अगर आवश्यकता है तो आप सुपर टेट का ले लीजिएगा, इसी से आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही निकल जाएगा, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 14 विषय के कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं, वन लाइनर भी हैं। यकीन मानिए नोट्स देखने के बाद भी आप कहेंगे कि हाँ इसी की जरूरत थी। कोई किताब आपको अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी, बस आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। इस नंबर को सेव करें और सुपर टेट और अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप करें। चार्जेस और कैसे नोट्स मिलेगा प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसके अलावा 1 बजे संस्कृत, 4 बजे हिंदी और 5 बजे गणित, शाम को 7 बजे सीडीपी, सुबह 10 बजे ईवीएस की क्लास चलती है। सुजाता सिंह, पुनीत कुमार, पंखुड़ी यादव, सवितानंद, आनंद कुमार अंचल, शीतल, निखत, रितु राजपूत, प्रियंका गौतम, ओम साहू, दीक्षा सिंह, अलका यादव, सत्येंद्र, रमेश, नीता, साहिना, माही पांडे, राहुल पाल, एमके कुशवाहा, सचिन कुमार, सोना, विजय, सविता, सुशीला वर्मा, ब्रजेंद्र, पंखुड़ी, प्रियंका साक्या, शिल्पी, पूनम, अनीता ठाकुर, रिंकू पांडे, अंशुल, निखत जहां, राहुल, पुनीत, प्रियंका गौतम, आनंद कुमार, सबका नाम हो गया। बाय। आकांक्षा साहू, अंकित राजवंशी, जया राठौर, आयुष, शीला, कमल पटेल, अंजलि अंजू, शोभा पांडे, हर्षित, सीमा, मिस दीपिका गुप्ता, रांधावे, सॉरी, परशुराम अयोध्या से, आशा कुमारी, संध्या उपाध्याय, कुछ सीडीपी के कुछ सिद्धांत, ठीक है। पंखुड़ी यादव, श्रेया तिवारी, राहुल कुमार, स्माइली रावत, माही पांडे, शोभा पांडे, मुकेश, हो गया सबका नाम ना, छूटा किसी का? अंशु कह रही पीडीएफ दे दीजिएगा, ठीक है। द त्रिपाठी, पूनम राजभर, अनुराधा, दीप्ति पटेल, इशरावती, शिल्पी रंजन, विनय कुमार, शिल्पी सिंह। फीमेल की जगह मेल हो गया है, कुछ नहीं हो सकता यूपी टेट में, तो सीटेट में बदलाव हो सकता है। सीटेट में बदलाव का मौका मिलेगा, आप चेंज कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। कल जिनका सुपर टेट का एग्जाम है जूनियर का, उनको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।